हमारी संस्कृत भाषा, जिसको क्या कहा जाता है, आदि जननी कह देते हैं कि नहीं है? आदि जननी माने सभी भाषाओं की ये जननी है कि नहीं है? आप बताएं। और संस्कृत के बाद पाली आई थी कि नहीं? पाली के बाद कौन सी आ गई थी? प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और इसका ही दूसरा रूप या इससे बिगड़ा हुआ रूप है आपका अवहट्ठ, और इस अपभ्रंश का रूप कौन सी आई है? शौरसेनी। इसी का पहला भाग जो आता है, आज इसको हम विस्तार से समझेंगे, शौरसेनी। और इस शौरसेनी से प्राप्त या शौरसेनी से जो मिली भाषा है हमारी, वो हमारी हिंदी है। ये आपका विकास क्रम है, एक सरल सा, ठीक है? मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये रही हमारी कल की बातें। और आप लोग अगर कोई प्रश्न है कल का, कोई समस्या है, तो आप लोग बताएं। ऐसा है कुछ? चलिए तो फिर हम बात करते हैं आज की बात, ठीक है? ये मिटा रहे हैं अभी, हैं? देखिए, अगर कोई प्रश्न है, कोई वो समस्या है, कोई दिक्कत है ना, तो वो पूछते रहिएगा आप लोग। देखिए, आज हम बात करेंगे हिंदी भाषा को या हिंदी भाषा के विकास को हम कहें तो 3 तरीके से या 3 दृष्टिकोण से देखते हैं, ठीक है? हिंदी भाषा विकास के 3 दृष्टिकोण हैं। पहला दृष्टिकोण है ना, पहला दृष्टिकोण है आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है? इन पे अलग अलग प्रकार से हम बातें करेंगे। ऐतिहासिक दृष्टिकोण। दूसरा आपका जो आता है वो है भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण। और तीसरा आता है संवैधानिक दृष्टिकोण। हाँ, तो हिंदी भाषा विकास का 3 दृष्टिकोण से हम उसको समझेंगे। सबसे पहले हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? ऐतिहासिक दृष्टिकोण का मतलब है कि हमारी हिंदी भाषा कहां से, इतिहास में कहां से शुरू हुई, किस प्रकार से वो आज हिंदी में आई है, कहां से उसने चलना शुरू किया और कहां तक आके रुकी है, वो पूरी बात हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब हमारी हिंदी कहां बोली जाती है? भारत में, भूगोल से संबंधित। और भूगोल से संबंधित क्या होता है? हमारे भारतवर्ष में किन किन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती है, वो हम जब देखेंगे तो वो आपका भौगोलिक दृष्टिकोण हो जाएगा। भूगोल में एक प्रत्यय लगा, भौगोलिक हो गया। इतिहास में एक प्रत्यय लगा, ऐतिहासिक हो गया। संविधान में एक प्रत्यय लगा, संवैधानिक हो गया। ये आपको चीजें बहुत बाद में बताएंगे। एक प्रत्यय लगने के बाद जो परिवर्तन है वो आपको प्रत्यय जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है? अभी आप समझिएगा। तो संवैधानिक में हम क्या पढ़ेंगे कि संविधान में हिंदी का कहां कहां और कैसे कैसे स्थान दिया है, वो हम संवैधानिक दृष्टिकोण में पढ़ेंगे। ये प्रश्न ज्यादातर यहां से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं ना, कि किस भाग में, किस अनुच्छेद में, किस अनुसूची में हिंदी का स्थान है। ये सब आपको बताया जाएगा। आप भी पहले पढ़े होंगे, ऐसा थोड़ा नया नया हिंदी पढ़ रहे हैं, तो आपको ये सारी चीजें बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं आज हिंदी भाषा विकास का ऐतिहासिक दृष्टिकोण, ठीक है? हिंदी भाषा विकास का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। अब देखिए, इसको समझना है भाई साहब, हिंदी भाषा विकास का, ठीक है? हिंदी की बात करेंगे और हिंदी को कहा जाता है आर्य भाषा। क्या कहा जाता है? आर्य भाषा कहा जाता है हिंदी को, ठीक है? सबसे पहले समझना है यहां से, आर्य भाषा का विकास। आर्य भाषा का विकास समझिए, इसको 3 भागों में बांटा गया आर्य भाषा को, है ना?
पहला भैया प्राचीन, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। और तीसरा आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा। समझ गए ना? ये बात समझ में आई? मैं इसको विस्तार से समझाऊंगा। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन का मतलब आप समझ पा रहे हैं ना? प्राचीन का मतलब क्या है? प्राचीन का मतलब जहां हम संस्कृत से शुरुआत करेंगे। अरे आदि जननी जब हमने कहा शुरुआत में कि संस्कृत है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो आपकी, इसका जो समय है वो आपका मैं बताऊंगा। अब देखिए, इसको हम पहले प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को लिखेंगे, ठीक है? यहां हम ले ले जगह, ये मिटा दे ऊपर, चलो यहां पर आते हैं अभी। वैदिक संस्कृत और आपका, चलिए वैदिक संस्कृत पढ़ो पहले। देखिए प्राचीन आर्य भाषा में दो है। पहली है वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत का जो समय माना जाता है वो माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ये ईसा पूर्व और ईसवी सब लोग समझते हैं ना, है ना? ईसा मसीह का जो जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ? वहां से एक 0 वर्ष मान लो, और ईसा वर्ष जो ईसा मसीह जो जन्म लिए उससे 1500 साल पहले से लेके 1000 साल तक जो समय माना जाता है वो वैदिक संस्कृत है। माने ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले हमारी संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था, ठीक है? और इसके बाद जो वैदिक संस्कृत है, इस वैदिक संस्कृत में कौन कौन से वेद हैं, पुराण हैं, ब्राह्मण हैं, अरण्य हैं, ठीक है? और इत्यादि जितने भी उपनिषद हैं, यहां उपनिषद लिख लो पहले, उपनिषद, ठीक है, आदि, ये सभी वैदिक संस्कृत में आते हैं। तो जितने भी ये ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, ब्राह्मण, अरण्य, उपनिषद इत्यादि, ये सभी वैदिक संस्कृत के हैं, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना आप लोग? और दूसरी बात जो आती है वो दूसरी बात है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, और लौकिक संस्कृत का समय है 1500 से 1000 ईसा पूर्व समय है वैदिक संस्कृत का। और हाँ, 1000 ईसा पूर्व से कितना भैया? 500 ईसा पूर्व। पूर्व का ध्यान रखना है, कभी कभी ईसा और पूर्व में ईसा लिख दी तो गड़बड़ हो जाएगी। तो लौकिक संस्कृत से 1000, लौकिक संस्कृत 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। अब लौकिक संस्कृत में क्या क्या हमने पढ़ा है भाई? लौकिक संस्कृत में हमने पढ़ा है क्या? महाभारत, महाभारत बिरचा गया लौकिक संस्कृत में, रामायण, ठीक है, और अन्य लौकिक साहित्य, और लौकिक साहित्य ये आपके लौकिक संस्कृत में रहे। जैसे मैंने आपको बताया कालिदास इत्यादि का जो समय भी रहा होगा वो भी आपका इसमें आएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि लौकिक संस्कृत माने प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आई, ठीक है मेरे भाई? ये हम मिटाते हैं ऊपर, ठीक है?
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। देखिए, अगर कोई बीच में समस्या हो, जो चीजें वो भी चीजें पूछिएगा जो शायद सरल हो, पूछने से ही आप सीख पाएंगे, है ना। देखिए, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकाल में आपकी 3 भाषाएं थी। एक तो आपकी थी पाली, दूसरी प्राकृत और तीसरी अपभ्रंश। अपभ्रंश, ठीक है। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अब देखिए, पाली जो थी ये आपकी बौद्ध, ठीक है। प्राकृत में जैन, माने बौद्ध जो भी ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन सा है इसमें, इसका समय देखिए, इसका समय जो है आपका, देखिए ये आपका 500 ईसा पूर्व है, तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी, ये आपका हो गया पाली। प्राकृत का है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी, ठीक है। और अपभ्रंश का है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। समझ में आ रही है ये बात, ईस्वी और ईसा पूर्व। ईसा मसीह के जन्म से पहले की कहानी ये है, बाद की कहानी लगभग यहां से शुरू हुई है, ठीक है। तो पाली में बौद्ध जैन, इनका जो ग्रंथ है भैया पाली का, वो है त्रिपिटक। बता दिया था मैं कल ही। इसमें त्रिपिटक में आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आता है। इसके बाद प्राकृत जैन का एक आगम ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? आगम। और अपभ्रंश का कौन सा ग्रंथ है? अपभ्रंश। देखिए, अपभ्रंश के 3-4 महत्वपूर्ण महाकवि हुए हैं अपभ्रंश के, इनके लिए हम जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है। अपभ्रंश के देखिए, एक तो हुए हैं मेरे भाई स्वयंभू। कौन हुए हैं? स्वयंभू। दूसरे हुए हैं पुष्पदंत। कौन हुए हैं भैया? पुष्पदंत। तीसरे कौन हैं? धनपाल। ये आपके अपभ्रंश भाषा के कवि हैं। कौन कौन? स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं ना? स्वयंभू की एक पुस्तक है पौमचर्यू। पूछा जाता है कभी कभी, ये क्या है? पौमचर्यू माने, पौमचर्यू माने राम का चरित्र। राम का चरित्र दिया है इसमें पौमचर्यू में, ठीक है। अपभ्रंश का इनको कालिदास या वाल्मीकि कहा जाता है। किसको? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि, वाल्मीकि, ठीक है। पुष्पदंत, ठीक है। पुष्पदंत, पुष्पदंत के हैं ग्रंथ महापुराण। दूसरा जसहर चर्यू। जसहर चर्यू। चर्यू का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं? चर्यू बताओ। चरित्र। चर्यू माने चरित्र, रामचरित्र है। जसहर चरित्र। और अणय, अणय कुमार, अणय कुमार चर्यू। तो ये इनके 3 ग्रंथ हैं। ये मेरे भाई कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक है। कभी कभी ये रचनाएं प्राचीन इतिहास से पूछी जाएंगी तो आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद धनपाल, ठीक है। धनपाल का है भविष्यत कथा या भविष्यत कहा। भविष्यत कहा। कहा का मतलब जानते हो? कहा, कहा का मतलब बताओ? कहा का मतलब है कथा, भविष्यत कथा। तो ये इनका ग्रंथ है। ये सभी क्या है? ग्रंथ हैं। ये मेरे भाई क्या है? ये और ये सभी ग्रंथ हैं। और ये महाकवि हैं अपभ्रंश के। किसके? अपभ्रंश के। अभी हमारी हिंदी नहीं आई है। हिंदी कहां से शुरू होगी? आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा, ठीक है। इतना लिख लो फिर मैं मिटा दूं। ये लिख लो तो सही है ना। देखिए, वेद में 4 तो वेद है अपने,
है ना, 18 पुराण है, ब्राह्मण भी है कुछ, अब इतना नहीं पता नहीं कितने हैं, है ना, और उपनिषद कितने हैं, 108 उपनिषद है। तो इतना इतना जानकारी थोड़ा बहुत इसमें जानकारी के लिए कि हमारा वैदिक संस्कृत में कौन कौन सा कैसे कैसे आएगा, इसलिए है। लौकिक संस्कृत का कहानी यह है कि महाभारत है, रामायण है, ये हमारी, क्योंकि ये तब की बात है, ये लोक प्रचलन में संस्कृत हमारी प्रयोग में आने लगी। मेरी बात समझ रहे हैं ना, ये तब की बात है। रामायण काल, महाभारत काल, ये संस्कृत काल है, ये संस्कृत काल है। हम लोगों की वार्तालाप जो जिस प्रकार से हिंदी में होती है, उसी प्रकार से उनकी संस्कृत में रहा करती होगी होने के लिए, है ना। हाँ, तो ये हो गया पहला, प्राचीन आर्य भाषा, ठीक है। और यहां से ऊपर ये दूसरा चला है वहां तक। धनपाल लिखा है वो, ये मिटा दें, बताओ इधर वाला, है ना। ये भी मिटा दे रहा हूं। जो अगर दिक्कत हो वो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। हाँ, चलिए अब आती है आधुनिक, तीसरी कौन सी है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें भी तीन है, ठीक है। प्राचीन हिंदी, और मध्यकालीन हिंदी, और ये आपकी आधुनिक हिंदी। देखिए, प्राचीन हिंदी में अगर हम कहें तो हमारे हुए हैं सरहपा करके। कौन हुए हैं, सरहपा। वहां का हमने समय लिया 1000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये है आपका प्राचीन हिंदी कहें तो 1000 या 1400 से मान लेते हैं। इसमें 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी, ठीक है। इसमें है 1400 ईस्वी से अणे 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 कुमार चरियु, अणे अणा, ये वही गणित वाला, ये इनका नाम है। ये अणय कुमार एक हुए, जैसे हमारा नाम शरद पांडे, आपका नाम योगेश, इसी प्रकार इनका नाम हुआ अणय कुमार। उनके चरित्र को यहां बखाना है इन्होंने, किसने, पुष्पदंत ने। वैसे सोच रहे होंगे कि कभी भी पंचमा अक्षर शब्द से पहले नहीं आता, ये अनोखे लाल है, इनके शब्द से पहले आया है। हाँ, आधुनिक हिंदी, तो इसका समय कितना मान लेंगे हम लोग, 1850 से 1850 ईस्वी से अब तक। हम लोग यहां आ गए भैया, ठीक है, जहां है वहीं आ गए कि नहीं। तो प्राचीन हिंदी में जैसे एक सरहपाद हुए हैं, इनका नाम लिया जा सकता है सरहपा। इनको क्या कहा जाता है, हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है मेरे भाई। क्या कहा जाता है, हिंदी का प्रथम कवि। ये लिख लीजिएगा, ये पूछा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि सरहपा या सरहपाद मिलता है कभी, सरहपाद, ठीक है। दा अगर लगा दो या बात एक ही है, ठीक है। हाँ, वो सरहप्पा है, मतलब बहुत से पा हुए हैं, 84 लगभग, ठीक है। हाँ, ये एक उनकी उपाधि मान लो, चाहे जैसे नाम था इनका सरहा, तो पाद एक उपाधि मान लो, सरहपा, लुइपा, कन्नपा, जोगिपा, इस तरह से 84 लगभग हुए हैं। तो मध्यकालीन हिंदी में कौन सी हिंदी आ जाती है, मध्यकालीन हिंदी में आपकी, जैसे जब रामचरितमानस
तुलसीदास के समय की, सूरदास के समय की, केशवदास के समय की। पढ़े हो ना आप लोगों को, पढ़ाए जाते हैं ये सूरदास के पद, तुलसीदास के पद, केशव की रामचंद्रिका, और तुलसीदास की रामचरितमानस, सूरदास की सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, ये सभी किसमें आएंगे? मध्यकालीन। आप लोग हमारी बातें समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो इसमें आपके कौन कौन आ जाएंगे? सूरदास हैं, सूरदास की आपको पुस्तकें पता ही हैं, है ना। और सूरदास के अलावा तुलसीदास, मीराबाई, केशवदास आदि, ये सब किस में आ रहे हैं भैया? ये मध्यकालीन में आ रहे हैं। अब आधुनिक में तो तमाम है, आधुनिक में तो तमाम है। जैसे भारतेंदु से शुरुआत मान लेते हैं, है ना। भारतेंदु युग शुरू करता है, वहां से भारतेंदु युग, फिर महावीर स्वामी या महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय द्विवेदी युग, शुक्ल युग, जयशंकर प्रसाद का जो युग है वो छायावादी युग, जिसमें निराला भी आते हैं, जिसमें महादेवी वर्मा भी आती हैं, जिसमें सुभद्रा कुमारी चौहान इत्यादि निराला, ये सब आते हैं। तो आधुनिक युग में बहुत है। आधुनिक युग में भारतेंदु द्विवेदी, कौन? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हाँ बहुत से, द्विवेदी, आचार्य शुक्ल, निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, इनकी कहानी अब ज्यादा ले जाएंगे तो बहुत हो जाएगी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, रचनाओं को तब देखेंगे, ठीक है। इनके बारे में इतनी जानकारी रखेंगे अभी। तो ये आपका कौन सा दृष्टिकोण हो गया मेरे भाई? ये आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण हो गया। इतनी बार समझ में आई, ये आपका हो गया ऐतिहासिक दृष्टिकोण। लिख लीजिए, फिर आगे बढ़े। देखिए, केवल लिखने का ही मतलब नहीं रखना है हम लोगों को, ठीक है। यहां से जब जाना है तो प्रण करके जाना है कि 10, 12, 15, 20 क्वेश्चन रोज नए सीख के जाएंगे। तब तो लगा कि आज पढ़ के गए, और यहां आए वैसे ही चले गए तो काय की पढ़ाई? बताओ भाई, है ना। यहां आओ तो कुछ 10, 12 क्वेश्चन लेके जाओ अपने जहन में कि हाँ आज कुछ नया सीख के आए, ठीक है भाई। हाँ, और कोई समस्या है तो घर से भी पूछने के लिए लेके आया करो कुछ। अगर समस्याएं हैं तो पढ़ेंगे तभी समस्याएं मिलती हैं। आप लोग समझते चलना, ये कहानी जो है या भूल मत जाना भाई। ये इधर वाला मिटा दें, ऊपर वाला। बताओ, कोई दिक्कत? चलें आगे, ये भी मिटा दें। बताओ बताओ जल्दी, योगेश। ठीक ठीक ठीक। हाँ, अब भैया बात करते हैं किस पे? अब बात होगी हमारी भौगोलिक दृष्टिकोण, है हिंदी भाषा विकास का भौगोलिक
हिंदी भाषा विकास का भौगोलिक दृष्टिकोण। देखिए भौगोलिक दृष्टिकोण क्या है, क्षेत्रीय दृष्टिकोण। हाँ, अब देखिए एक मैं क्षेत्र बनाता हूं, देखिए समझिए इस चीज को। हाँ, तो ये एक क्षेत्र बना रहे हैं, ठीक है। अब जो हिंदी भाषा विकास का हम भौगोलिक दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी भाषा है इसको हम मध्य देशीय भाषा भी कहते हैं। हिंदी को मध्य देशीय भाषा। मध्य देश कौन सा होगा भैया, यही तो होगा। अरे माने इन क्षेत्रों में या इस क्षेत्र के राज्यों में, समझ पा रहे हैं ना, इस क्षेत्र के राज्यों में हिंदी भाषा बोली जाती है। ना नीचे बोली जा रही है ना ऊपर बोली जा रही है। नीचे द्रविड़ भाषा परिवार चलता है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि जो भाषाएं हैं वो आपकी इधर हैं। साउथ मूवीज देखते हैं आप लोग, तो वो साउथ मूवीज जो डबिंग कर आके आपको हिंदी में दिखाते हैं, अन्यथा तो उनकी आप सुनिएगा एक बार, वो नहीं पल्ले पड़ेगी, इंग्लिश तब भी थोड़े बहुत पल्ले पड़ जाएगी। समझ रहे हैं ना आप लोग, हैं? हाँ, और इधर आपकी कश्मीरी है, लैंडा है, गुरुमुखी है, ये ऊपर खेल अलग है। ये जो है यहां, ये भैया कौन सा है, राजस्थान, ये भैया गुजरात है ना, यहां महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आगे चले जाएंगे। समझ रहे हैं ना। इन क्षेत्रों में आपकी कौन सी भाषा है, कौन कौन से क्षेत्र हैं वो आपके, इधर से अगर हम लें तो सबसे पहले गुजरात, राजस्थान है ना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड है, और भी है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ठीक है, या इतनी रखो। तो कहने का मतलब ये है कि इन जो ये हमारे राज्य हैं इनमें हिंदी भाषा बोली जाती है, हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है। अब कहेंगे कि हिंदी बोली जाती है, तो हिंदी में बहुत प्रकार से अगर हम सोचें, हिंदी में बहुत सी उपभाषाएं हैं, हिंदी में उन उपभाषाओं की बहुत सी बोलियां हैं, उपभाषाएं हैं और उन उपभाषाओं की क्या है, बोलियां हैं। तो उन बोलियों को ही रखा तो हिंदी के अंतर्गत ही गया है। तो ये उस हिंदी भाषी क्षेत्र की बात की जा रही है, जो हिंदी की उपभाषाओं या बोलियों के अंतर्गत जो भी आती है वह क्षेत्रीय। हमारे जो क्षेत्र है कौन सा, जिस जगह हम अभी हैं, ये आपका पूर्वी हिंदी में आता है कि पश्चिमी हिंदी में, कोई बताए? पश्चिमी हिंदी आता है, ठीक है। क्यों? और पश्चिमी हिंदी ब्रजभाषा जो है, ब्रजभाषा हम लोग बोलते हैं, हम लोग ब्रज प्रदेश से हैं तो ब्रजभाषा का प्रयोग करते हैं। तो जो ब्रजभाषा है वो पश्चिमी हिंदी की बोली, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ये बात समझ में आएगी, हिंदी भाषा का विकास का भौगोलिक दृष्टिकोण, ठीक है, ये रहा। अब देखिए इस भौगोलिक दृष्टिकोण के अंतर्गत हम थोड़ा विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले हमने वहां जब पढ़ा था, लास्ट में आया था अपभ्रंश, ठीक है, लास्ट में क्या आया था? अपभ्रंश। अपभ्रंश
भाषा के भेद, या अपभ्रंश भाषा के भेद कह दो या प्रकार कह दो, ठीक है। सबसे पहले सौरसेनी, सौरसेनी इनकी अपनी बोली है सौरसेनी। सौरसेनी के बाद मागधी, अर्धमागधी, ठीक है, और खस, ब्राचड़, पैसाची, और एक और है पैसाची के बाद महाराष्ट्री, जिसको आप क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो ये कितने भेद हैं, कितने हो गए, 7 भेद हो गए, ठीक है। अब सौरसेनी जो है खस है ये, ठीक है, चाहे यहीं लिख लो, 7वीं भी यहीं लिख लो, क्या है, महाराष्ट्री। तो उधर आगे थोड़ा इसके बारे में और बता देंगे, ठीक है। महाराष्ट्री यहां तक दिख रहा है ना। चलिए इसके बारे में बताते हैं। देखो जो सौरसेनी है, सौरसेनी इसमें आएगी आपकी राजस्थानी, और गुजराती, और राजस्थानी, गुजराती। मागधी में कौन सी आएगी, बिहारी। कौन सी आएगी, हाँ, मागधी में आपकी बिहारी। इसको हम कह सकते हैं पश्चिमी हिंदी। सौरसेनी को क्या कहेंगे, पश्चिमी हिंदी। अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी कौन सी है, पूर्वी हिंदी। बिहारी कहते हैं, मैथिली, मगही। खस जो है, खस देखिए, खस में कौन कौन से आते हैं, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, और ये है आपकी गढ़वाली और कुमाऊनी, ठीक है, कुमाऊनी। ब्राचड़ में सिंधी आती है, कौन सी आती है, सिंधी। पैसाची में पंजाबी, कौन सी आती है, पंजाबी। और महाराष्ट्र में मराठी, ठीक है। ये कुमाऊनी नहीं, वो गुरुमुखी लिपि है, ये बाद में बताएंगे, अभी थोड़ी बहुत देर में बताएंगे, ठीक है। ये अपभ्रंश भाषा के भेद है। ठीक है, देखिए मागधी में उड़िया और बांग्ला भी आ जाती है। बताइए, ये ऊपर का मिटा दे भाई, ये ऊपर का है, ये वाला
अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बात करने जा रहे हैं हम, हिंदी भाषा की उपभाषाएं एवं उनकी बोलियां। देखिए, हिंदी भाषा की आपकी उपभाषाएं कितनी है? 5 उपभाषाएं आपकी 5 हैं, और बोलियां उनकी कितनी है? कहेंगे 17, कहेंगे 18 दे देते हैं। 17 महत्वपूर्ण है पढ़ने वाली, ठीक है। हाँ, तो 17 उनकी बोलियां हैं, और उपभाषाएं कितनी है? 5 उपभाषाएं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इन 5 उपभाषाओं पर और उनकी अपनी बोलियों पर, ठीक है। ये देखिए, थोड़ा आसान भी है और थोड़ा कठिन भी है। रोचक इसलिए है कि इसमें नए नए तथ्य रोज मिल रहे हैं, इसलिए अच्छा भी लग रहा है। बात क्या है, इसको रोज पढ़ना पड़ेगा, ये भूल जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। इसको रिवाइज करते रहना कि कौन सी भाषा, इसमें प्रश्न बनते हैं, प्रश्न भी आपको हम बता देंगे, ठीक है। कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं इनसे, सभी से। मिटा दो ये वाला। हाँ, अब देखिए, पहले हम उपभाषाएं लिख लेते हैं। सबसे पहले है पश्चिमी हिंदी, फिर दूसरी है पूर्वी हिंदी, ठीक है। फिर तीसरी है बिहारी, चौथी है पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी, और नहीं, बिहारी तो मागधी हो गई। उसके बाद आती है आपकी पहाड़ी हिंदी, पांचवी कौन सी है? चलिए, याद आ जाएगी, लिखते लिखते। हाँ, पश्चिमी हिंदी पे बात करते हैं। पश्चिमी हिंदी, देखिए, पश्चिमी हिंदी की आपकी 5 हैं। पहले तो सबसे पहले खड़ी बोली, ये देखिए, ये क्या है? उपभाषाएं हैं। ये सब क्या है? उपभाषाएं हैं। और खड़ी बोली, इसके बाद खड़ी बोली के बाद आता है ब्रज भाषा, इसके बाद खड़ी बोली, ब्रज भाषा, और ये आपकी कन्नौजी, ठीक है, कन्नौजी, बुंदेली और बांगड़ू। कन्नौजी, बुंदेली, बांगड़ू, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, ये सब आपकी आ जाती है किसमें? हाँ, अब देखिए, खड़ी बोली का क्षेत्र जैसे मेरठ है, ठीक है। ब्रजभाषा का मथुरा, आगरा, या इसको आप लिख सकते हैं हरियाणवी, लिख दो चाहे, मथुरा, आगरा। कन्नौज, जो कन्नौज का क्षेत्र है। बुंदेली कहां बोली जाती है? यूपी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ही, उधर बुंदेलखंड में। हरियाणवी, हरियाणा, ठीक है। ये आपकी हो गई। अब पूर्वी हिंदी में आती है। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आ जाती हैं? अवधी, बघेली, और छत्तीसगढ़ी। और कौन सी आ जाती है?
छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ये आपका क्षेत्र है लखनऊ वाला, लखनऊ के आसपास का क्षेत्र है। बघेली ये आपका कहां का क्षेत्र है? रायपुर के आसपास का। छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में ही है, छत्तीसगढ़ रायपुर में ही तो है ये, तो वहीं का ये क्षेत्र है। ठीक है, पंखा थोड़ा दूर लगा है। हो गया भैया, देख लो आराम से। हो गया। अब मैं बात करूं बिहारी हिंदी पे, किस पे बात करूं? ये मिटा दूं भाई, ये मिटा दें हैं? बस अभी बस खत्म कर दे रहा हूं, अभी 2 मिनट की खेल है, मिटा दे रहे हैं। मतलब हो गया, 2 मिनट का और खेल है। हाँ देखिए भैया, बिहारी, तो बिहारी में आपकी है, तीसरी है आपकी बिहारी। बिहारी में है आपकी कौन कौन सी? मगही है ना, मगही और मैथिली। ठीक है, मगही और मैथिली और भोजपुरी। कौन सी? भोजपुरी। ठीक है, और अगला है पहाड़ी हिंदी, या कहें तो राजस्थानी हिंदी। हाँ, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी मैंने आपको बताया था 2 है, ये 3 हो गई। हाँ, गढ़वाली और कुमाऊनी। कुमाऊनी। 5वां आपका आता है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में कितनी है भैया? 4। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाड़ी और मालवी। देखिए ये क्रम से आपकी ये पूर्वी हिंदी, पूर्वी राजस्थानी, सॉरी पूर्वी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, ये खेल है। तो ये हमारी उपभाषाएं कितनी है? उपभाषाएं कितनी हो गई? माने कि हाँ 2 ये हो गई, हमने आपको बता दिया। बिहारी में ये है, माने इसमें 5 थी, 5। पूर्वी हिंदी में कितनी थी? 3। हाँ हाँ, ये बोलियां हैं, ये उपभाषाएं हैं और ये इनकी बोलियां हैं। तो पूर्वी हिंदी में कितनी थी? 3, 5 3 8, और ये 3 कितनी हो गई? 11 और 2 13 और ये 4 17। तो ये 17 क्या है? इनकी बोलियां। ठीक है, आज हमने इतना कुछ पढ़ा और इसको आप भी रिवाइज करके आइए। नहीं समझ में आता है तो कल पूछिएगा। ठीक है, और कल का देखेंगे आगे।